वेलकम टू तेज एजुकेशन। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु साइंस विषय के टॉप 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और आज हम मॉडल प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 6 यहाँ पर देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर आप कांस्टेबल परीक्षा हेतु कंप्लीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तब आप परीक्षा ऐप डाउनलोड करें, जहाँ पर आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज पर 50% ऑफ मिलेगा और यह तेज एजुकेशन के छात्रों को केवल तेज 50 कूपन कोड लगाने पर ही मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न है आज का कि सुपोषण का परिणाम क्या होता है। सुपोषण का परिणाम भैया वायु प्रदूषण होता है, या फिर ध्वनि प्रदूषण होता है, या फिर जल प्रदूषण, या फिर मृदा प्रदूषण होता है। बड़ा ही शानदार प्यारा सा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि सुपोषण का परिणाम होता है भैया जल प्रदूषण। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हमारे देश की कुछ भागों में बहुत से भूस्खलनों की सूचना दी गई। इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या था। इसके पीछे का प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग था, या फिर वनोन्मूलन, या फिर अनावृष्टि, या फिर वन अग्नि। तो आप हमेशा याद रखें हमारे देश के कुछ भागों में बहुत से भूस्खलनों की सूचना दी गई थी और इसके पीछे का जो प्रमुख कारण था वो था भाई वनोन्मूलन। ओके, वनों के उन्मूलन के कारण ही क्या है, भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अगला प्रश्न है कि फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो एक तार से बना होता है। जो किसकी बनी होती है भैया, ये एक उच्च प्रतिरोध पदार्थ का बना होता है, या फिर एक सुचालक का, एक निम्न गलत धातु या मिश्र धातु का बना होता है, या फिर एक विद्युत रोधी पदार्थ का। तो आप हमेशा याद रखिएगा फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो एक तार से बना होता है। ओके, और यह जो तार होता है ये भैया एक निम्न गलत धातु या मिश्रातु से बना होता है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अचार में तेल और सिरका का प्रयोग क्यों किया जाता है। अचार में तेल और सिरके का प्रयोग करने का जो प्रमुख कारण रहता है भाई वो इसलिए क्योंकि दोनों की दोनों सामग्रियां रोगाणुओं के लिए एक प्रतिकूल माहौल पैदा करती हैं। चाहे तो अचार में तेल डाला जाए चाहे इसमें सिरका डाला जाए, ये दोनों क्या करते हैं, उस अचार सामग्री को रोगाणुओं से बचाती हैं। ओके, रोगाणुओं के लिए क्या है, एक प्रतिकूल माहौल पैदा करता है तेल और सिरका। अब और जो लोग घर गृहस्थी के कामों से अगर जुड़े हुए हैं तो वो लोग तो इस प्रश्न को कभी गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है एक पॉलिश किया हुआ सतह कैसा होता है भैया। एक ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, या फिर ऊष्मा का अच्छा विकिरक एवं बुरा अवशोषक होता है, या फिर ऊष्मा का ये बुरा अवशोषक और बुरा विकिरक होता है, या फिर ये ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक होता है। तो याद रखिएगा कि पॉलिश किया हुआ जो सतह रहता है, जो सरफेस रहता है, यह ऊष्मा का बुरा तो क्या होता है, अवशोषक होता है। ठीक है, और एक बुरा विकिरक भी होता है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि स्पोर उत्पादित करने वाला पौधा कौन सा है। जी हाँ, स्पोर उत्पादित करने वाला पौधा निम्न में से कौन सा है। तो याद रखें इसका सही जवाब है कि फर्न। ओके, अगला प्रश्न है ऊर्जा का अप्रदूषित और पारमित्र प्राकृतिक साधन कौन सा है। धूप या कोयला, पेट्रोलियम या फिर लकड़ी। तो इसका सही जवाब है धूप ऊर्जा का अप्रदूषित और पारमित्र प्राकृतिक साधन है। प्रश्न है कि सेल शब्द किसने निर्मित किया। सबसे पहला विकल्प है कि सेल शब्द रॉबर्ट ब्राउन ने दिया या एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट हुक ने दिया या फिर लुई पाश्चर ने। तो याद रखें सेल शब्द दिया था रॉबर्ट हुक ने। ओके, अगला प्रश्न है कि अप्रिय ध्वनि कहलाती है तारत्व, या फिर आयाम, या फिर शोर, या फिर आवृत्ति। तो याद रखिएगा जो अप्रिय ध्वनि है यह कहलाती है शोर। प्रश्न है कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण ग्रीन हाउस गैस के कारण होती है। मुख्य ग्रीन हाउस निम्न में से कौन सी हैं। सबसे पहला विकल्प है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमेशा याद रखिएगा कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण किसके कारण, ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। और जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं वे गैसें हैं भैया मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, ये दोनों प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। प्रश्न है कि उर्वरक क्या होते हैं।
आसान सा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि उर्वरक क्या होते हैं भाई। उर्वरक ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जिनमें विशेष पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, उर्वरक क्या रहते हैं, ऐसे रासायनिक तत्व रहते हैं जिनमें आवश्यक पोषक तत्व क्या है, प्रचुर मात्रा में या फिर कहें अत्यधिक मात्रा में रहते हैं। प्रश्न है कि पौधे अपने पत्तों से जल खोते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पौधों में जल का ह्रास अगर कहीं से होता है तो वो कहाँ से होता है, पत्तों से होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो याद रखें इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रस्वेदन। ओके, प्रस्वेदन की क्रिया के तहत पौधे अपने पत्तों के माध्यम से जल को खोते हैं या जल का ह्रास होता है। प्रश्न है कि प्राचीन काल के समय मापन उपकरणों में से कुछ हैं कौन से, धूप घड़ी या फिर जल घड़ी, रेत घड़ी या फिर ये सभी प्राचीन काल में यूज किए जाने वाले समय मापन के उपकरण हैं। तो जी हाँ, ये सभी के सभी, चाहे तो जल घड़ी हो, चाहे रेत घड़ी हो, चाहे धूप घड़ी हो, ये तीनों ही प्राचीन काल में समय मापने के लिए यूज किए जाते थे। प्रश्न है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया। बड़ा शानदार सा प्यारा सा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया उनका नाम है भाई मेंडल भैया। ठीक है, मेंडल भैया जी ने क्या है, आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है कि Na2O में कौन से आयन उपस्थित होते हैं, बताएं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो हमेशा याद रखिएगा Na2O में आयन हैं Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निर्मुक्त करके वायु को प्रदूषित करता है। तो आपको बताना है कि जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये किसको निर्मुक्त करता है और फिर वायु को क्या है, प्रदूषित करता है। तो याद रखिएगा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र के द्वारा क्या, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के द्वारा रेडियो सक्रिय विकिरण को निर्मुक्त किया जाता है और फिर क्या है भैया, ये रेडियो सक्रिय विकिरण को निर्मुक्त करके क्या है, वायु को प्रदूषित कर देते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कभी भी अगर प्रश्न आ जाए कि वायु प्रदूषण होता है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के द्वारा, क्या प्रमुख कारक रहता है, तो भाई रेडियो सक्रिय विकिरण जो है प्रमुख कारक रहती है और हैवी रेडियो सक्रिय विकिरण यहाँ पर क्या है, पैदा होती हैं परमाणु संयंत्रों के आसपास। प्रश्न है कि किसी वस्तु के आकार का समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आकार से अनुपात कितना होता है। तो याद रखिएगा किसी भी वस्तु के आकार का समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब निर्मित होता है, ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है यह 1:1 में होता है। कितना, 1:1 में होता है। अगला प्रश्न है, क्योंकि बात हो रही है भाई समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है ना उसका, ठीक है, तो बना हुआ प्रतिबिंब और वस्तु का जो आकार रहता है उनमें रेशियो कितना, 1:1 रहता है। प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहा जाता है। तो अब हमें इसे याद रखें, सीधे सीधे इसका आंसर बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि मांसपेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है। देखिए ये प्रश्न पहले भी आपकी पुलिस कांस्टेबल की प्रीवियस परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मांसपेशियों से अस्थियों को जोड़ता है, तो ये कौन जोड़ता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि अस्थि 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 को अस्थि से कौन जोड़ता है, क्या है, अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है और मांसपेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है। ये दोनों ही प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं, दोनों ही प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य जो है कंजरा करता है। किसको, मांसपेशी को अस्थि से कौन जोड़ेगा, कंजरा जोड़ेगा। और फिर आपको कमेंट करके ये बताना है कि अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है। अगला प्रश्न है रेशम तंतु किससे प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहला विकल्प है कॉटन वॉल से या फिर भेड़ की ऊन से या फिर पेड़ की छाल से या फिर कोकून से। तो आप हमेशा याद रखिएगा
कि रेशम तंतु किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो भाई रेशम तंतु जो है ये कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हमारे सौर प्रणाली का निकटतम तारा निम्न में से कौन सा है। बड़ा शानदार प्रश्न है। तो हमारे सौर प्रणाली का जो निकटतम तारा है कौन सा है भाई, तो इसका सही जवाब है कि एल्फा सेंटोरी। कौन सा, एल्फा सेंटोरी। ओके, ये हमारे सौर प्रणाली का निकटतम तारा है, ठीक है, या अल्फा सेंचुरी भी इसे कहा जाता है, ठीक है, सेंचुरी। अगला प्रश्न है, अगर आपने लूसेंट पढ़ी होगी तो आपने अल्फा सेंचुरी पढ़ा होगा। प्रश्न है कि विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली डिवाइस किसके रूप में जानी जाती है। तो भाई विभवांतर के मापन के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है, ये डिवाइस विभव मापी रहती है, या फिर वोल्ट मीटर रहती है, या फिर गैल्वेनोमीटर रहती है, या फिर एमीटर रहती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि विभवांतर के मापन के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है, ये डिवाइस वोल्ट मीटर रहती है। कौन सी भैया, वोल्ट मीटर रहती है। तो ये प्रश्न भी आपकी पुलिस परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक रक्त वाहिका में केवल वे ऑक्सीजनित रुधिर होता है। कौन सी एक रक्त वाहिका है जिसमें केवल वे ऑक्सीजनित रुधिर होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, एक रक्त वाहिका में केवल और केवल वे ऑक्सीजनित रुधिर होता है, ठीक है। और ये जो रक्त वाहिका है ये कौन सी है, ये रक्त वाहिका है भैया फुफ्फुस धमनी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता तो इसे क्या कहा जाता है। तो हमें इसे याद रखें, जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है तो इसे अमावस्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमावस्या इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न उल्लेखित फसलों में से कौन सी दो फसलें हैं जो कि खरीफ की फसलें हैं। ये फसलों के नाम आपको दिए हैं, इनमें से भाई आपको खरीफ की फसल बतानी है। किसकी, खरीफ की। तो याद रखिएगा खरीफ की फसल है धान और मूंगफली। कौन सी, धान और मूंगफली, वे दोनों फसलें हैं कौन सी, खरीफ की। अगला प्रश्न है खरीफ फसल की अवधि क्या होती है। बड़ा आसान सा प्रश्न है, जब आपको एमपीजी के कराया तब भी आपको बताया कि खरीफ की फसलों की अवधि क्या रहती है, रबी की फसलों की अवधि क्या रहती है, और जायद फसलों की अवधि क्या रहती है। साथ ही साथ हमने कई दफ़ा ये भी डिस्कस किया कि रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं, खरीफ की फसलों में कौन कौन सी शामिल हैं, और जायद की फसलों में कौन सी शामिल हैं। तो याद रखिएगा खरीफ फसल की जो अवधि है ये होती है जून से अक्टूबर। ओके, तो आप बाकी की सभी फसलों की अवधि जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह से मॉडल प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों के लिए आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ, और प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियोज क्रम से जरूर देखिएगा।